दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 11 जून 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों मई महीने की आखिर से लेकर जून महीने के पहले हफ्ते तक के बिहार के लोगों ने प्रचंड गर्मी का सामना किया, लेकिन अब एक बार फिर से बिहार में मौसम बदल चुका है। जी हां, मानसून की एंट्री भी 11 जून यानी कि आज ही बिहार में होने वाली है और अब बिहार के 19 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ब्लू अलर्ट जारी कर दिया है। जी हां, बंगाल की खाड़ी से होते हुए मानसून आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक पहुंचने की संभावना है, जिसका असर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जून तक यानी कि कल तक बिहार के उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व हिस्से के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी सहित 19 जिलों में तेज गरज के साथ 6 से 32 mm बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 38 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। जी हां, वहीं पटना, गया, नालंदा, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, भभुआ सहित 14 जिलों में ग्रीन अलर्ट जारी कर दिया है। यही हाल सीमांचल और मिथिलांचल का भी है। दोस्तों बांका में मदरसा मामले के बाद बिहार में जमकर सियासत तेज हो गई है। जी बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पूरे बिहार में मदरसों को बंद करने की मांग कर दी है। इसके बाद जेडीयू नेताओं ने ही बीजेपी पर हमला बोल दिया है। जदयू के विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियाबी, खालिद अनवर के बाद उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मदरसों को तो और मदद देनी चाहिए। बांका के मदरसा कांड में बिहार में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मदरसों को आवाज का अड्डा बता दिया। जी हां, उन्होंने पूरे बिहार के मदरसों को बंद करने की मांग कर दी। इसके बाद जदयू के विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियाबी ने विधायक बचौल को मानसिक तौर पर बीमार करार देते हुए उन्हें इलाज के लिए कांके भेजने की सलाह दे दी है। जेडीयू के एक और विधान पार्षद खालिद अनवर ने भी बीजेपी के विधायक को जमकर भला बुरा कहा है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया। पटना में मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बांका की घटना के बारे में उन्हें खास जानकारी नहीं है। किसी एक घटना के बारे में वे कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन मदरसों को बंद करने की बात कौन कर रहा है। मदरसों को बंद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें और मदद दी जानी चाहिए। मदरसे तो गरीब बच्चों को शिक्षा देने की जगह है। उन्हें बंद करने की मांग करने वालों को सोच समझकर बोलना चाहिए। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर का कहर थमने और बिहार में लॉकडाउन हटने के बाद ट्रेनों का परिचालन फिर से सामान्य होने की संभावना बढ़ गई है। यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या और उनके सुविधा के लिए इस हफ्ते रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से खुलने और पहुंचने वाली 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों की संख्या बढ़ने की संभावना है। रेलवे बोर्ड के सूत्रों के अनुसार देश भर में इस हफ्ते और 100 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की योजना है। इसमें ज्यादा जोर बिहार और यूपी के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की है। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया है कि अभी देश में 889 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। यात्रियों की जरूरत के हिसाब से ट्रेन सेवाएं लगातार बढ़ाई जा रही है। मई और जून में कई ट्रेनें चलाई गई। दोस्तों बिहार में पूल मेंटेनेंस पॉलिसी अगले महीने लागू हो सकती है। इसका ड्राफ्ट अंतिम चरण में है। इसके फाइनल होते ही इसे राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। इसका फायदा पथ निर्माण विभाग के तहत राज्य के करीब 5000 छोटे और बड़े पुलों को होगा। साथ ही पुल के साथ अप्रोच रोड को भी ठीक किया जा सकेगा। साथ ही पुलों के नीचे की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त रखने की भी व्यवस्था की जाएगी। शहरी क्षेत्र के फ्लाईओवर पर रोशनी की व्यवस्था और पुलों के सौंदर्यीकरण से जुड़े काम भी इस नीति के तहत होंगी। फिलहाल राज्य में यानी कि बिहार में सड़क मेंटेनेंस पॉलिसी लागू है। उसी तर्ज पर लंबी अवधि के लिए पुल मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई जा रही है। दोस्तों बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ही विपक्ष अक्सर आंकड़ों में घालमेल का आरोप लगाकर हमलावर रहा है। इस बीच बुधवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों में अचानक मरने वालों की संख्या में भी हुई वृद्धि को लेकर एक बार फिर से राज्य की सियासत गर्म हो गई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि नीतीश जी इतनी झूठ मत बोलिए और बुलवाइए कि उसके बोझ तले दबने के बाद कभी उठ ना पाए।
जब फंसे तो एकदम से एक दिन में 4000 मौतों की संख्या बढ़ा दी। यह नीतीश सरकार मौतों का जो आंकड़ा बता रही है उससे 20 गुना अधिक मौतें हुई है। नीतीश सरकार ही फर्जी है तो फिर आंकड़े भी तो फर्जी होंगे। यह उधर जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव ट्विटर हैंडल से सवाल यह लहजे में ट्वीट करके कहा है कि बिहार में मौत घोटाला, पटना में कल 1000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से जान चली गई। कहा जा रहा है कि पहले मौतों के आंकड़ों को छुपाया जा रहा था, यानी कि छुपाया गया था, अब उन्हें जारी किया गया है। आखिर ये खेल किसका है? स्वास्थ्य विभाग में मौत के आंकड़ों का घोटाला कौन कर रहा है? दोस्तों, जदयू संगठन में बहुत जल्द बदलाव होगा, यह इसकी तैयारी चल रही है और इस सप्ताह इसकी घोषणा होने की संभावना है। इसका मकसद देश और राज्य में संगठन को अधिक मजबूत बनाना है। इसमें युवाओं को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। कोरोना संकट की वजह से पार्टी ने अपने संगठन संबंधित कामों को टाल दिया था। सूत्रों का कहना है कि पार्टी की राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी का पूर्ण गठन किया जाएगा। इसमें कई नए चेहरे को भी शामिल होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया के डगरवा प्रखंड के टोली पंचायत में क्लस्टर बनाकर मास्क निर्माण कराया जा रहा है। इस काम में लगभग 100 कामगारों को रोजगार मिला है और उनके द्वारा बनाए गए मास्क की पूर्णिया के सभी जगहों पर आपूर्ति की जा रही है। यह बड़ी तादाद में प्रवासी और स्थानीय कामगार टेलरिंग का काम कर रहे हैं, जिनका रोजगार कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण बंद हो गया था, लेकिन जिला प्रशासन की पहल पर इन्हें मास्क बनाने का काम मिला है। इनके द्वारा अब तक 7 लाख से ज्यादा मास्क का निर्माण किया जा चुका है और 30 लाख की राशि का काम कर चुके हैं। इनमें कई ऐसे कामगार है जो दूसरे राज्यों में टेलरिंग का काम करते थे और कई ऐसी महिलाएं हैं जो स्थानीय स्तर पर सिलाई का काम करती थी। यह सीमांचल ट्रेडिंग क्लस्टर के नाम से यह काम किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार के वैशाली में बड़ी वारदात हुई है। जी हां, हाजीपुर के जडुआ में HDFC बैंक की शाखा से गुरुवार की सुबह करीब 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लूट हो गई है। यह बाइक से आए 5 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। लूट के बाद बदमाश हथियार लहराते फरार हो गए। यह सूचना मिलने पर हाजीपुर सदर के SDPO राघव दयाल समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से मौके पर पहुंच गए। जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। यह आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। बताया जाता है कि गुरुवार की सुबह हाजीपुर के जडुआ में HDFC बैंक की शाखा खुलते ही नकाबपोश 5 अपराधी पहुंच गए। इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाते, बदमाशों ने हथियार दिखाकर ग्राहक और बैंक कर्मचारियों को अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान कुछ ही मिनटों के अंदर बैंक से करीब 1 करोड़ 19 लाख रुपए लूट लिए। यह जानकारी के अनुसार अपराधी बाइक पर सवार होकर आए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार लहराते हुए फरार हो गए। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बिहार में मौतों के आंकड़ों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खुद पटना हाईकोर्ट ने कई बार सरकार को आंकड़ों में भारी अंतर को लेकर लताड़ भी लगाई है। चाहे बक्सर में गंगा किनारे लाशें मिलने का मामला हो या फिर पटना के शमशान घाटों पर जल रही लाशों की संख्या, सरकारी आंकड़े हमेशा से संदेह के घेरे में थे। लेकिन अब तो खुद सरकार ने मान लिया है कि कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों में भारी गड़बड़ी हुई है। यह बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी है कि अब तक मौतों का जो आंकड़ा 5424 बताया गया था वह गलत है। असली आंकड़ा 9375 है। यह दरअसल 18 मई को ही राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार ने कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को लेकर जांच कराने का निर्णय लिया था। इसके लिए 2 तरह की टीमें बनाई गई थी, जिनकी जांच रिपोर्ट में यह लापरवाही सामने आई है। यह स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिलों में कराई गई जांच में यह खुलासा हुआ है कि कोरोना से मौत के आंकड़ों में घोर अनियमितता बरती गई है। यह प्रत्यय अमृत ने माना है कि इस संवेदनशील मामले में काफी असंवेदनशीलता की गई है। उन्होंने ऐसी लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन अब तक कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, इस सवाल पर चुप्पी साध ली है। इतना ही नहीं, प्रत्यय अमृत ने कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों में पकड़ी गई घोर लापरवाही पर कुछ तर्क भी दिए हैं। उन्होंने बताया है कि कई सारे लोगों की मौत होम आइसोलेशन में हो गई। काफी लोग संक्रमित होने के बाद दूसरे जिलों में चले गए जहां उनकी जान चली गई। कुछ लोगों की मौत अस्पताल जाने के दौरान हुई, तो कुछ मौतें पोस्ट कोविड भी हुई। ऐसे में मौतों का सही आंकड़ा नहीं मिल पाया। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार पर मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाता रहा है, पहले से ही है। सरकार ने मौत के आंकड़ों में सुधार जरूर किया है, लेकिन दावा है कि बिहार में ग्रामीण इलाकों में ऐसे अनगिनत लोगों की जान चली गई है जिन्हें कोरोना के लक्षण तो थे लेकिन उनकी कोरोना जांच नहीं हो पाई, इसलिए वे सरकारी आंकड़ों में कभी जगह नहीं बन पाए।
दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज उम्र के 74वें साल में प्रवेश कर गए हैं। करीब 31 साल के उनके राजनीतिक जीवन में कई झंझावट आए, लेकिन बिहार की सियासत में उनकी अहमियत बरकरार रही। यह चारा घोटाले में लंबे समय तक जेल में रहने के बावजूद विपक्ष की राजनीति उनके आसपास ही घूमती रही। अब उनके जमानत पर रिहा होने के बाद बिहार की सियासत फिर से नए सिरे से गरमाएगी, यह तय है। बिहार की राजनीति पर गौर करें तो आज भी ये लालू विरोध के नाम पर रही। यह सत्ता पक्ष के विकास, रोजगार या फिर कानून व्यवस्था मुद्दे भी लालू पर आकर ठहर जाते हैं। यह सत्ता पक्ष लालू राबड़ी के राज की याद दिलाकर अपने काल की तुलना उस दौर से करता है। बीते विधानसभा चुनाव के दौर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर एनडीए के तमाम नेताओं के निशाने पर लालू प्रसाद यादव ही रहे। समर्थन हो या फिर विरोध, बिहार की राजनीति में लालू अहम किरदार रहे हैं। यह बीते लोकसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लगा था कि लालू प्रसाद राजनीति के हाशिए पर जा रहे हैं। यह साथ ही उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में भी सवाल खड़े हो गए थे। यह विपक्षी महागठबंधन के अन्य दलों की भी हालात भी कुछ ऐसी ही रही, लेकिन लालू बिहार की राजनीति में बने रहे। यह बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इससे न केवल तेजस्वी का कद बढ़ा, बल्कि लालू को भी मजबूती मिली। इस बीच आखिर लालू का इतना विरोध क्यों? तो इसे जानने के लिए बिहार की सामाजिक संरचना को जानना समझना होगा। दरअसल बिहार में आज की जातिवाद एक जमीनी सच्चाई है। यह लालू ने अपने सोशल इंजीनियरिंग में यादवों के साथ मुसलमानों को जोड़कर जो MY समीकरण बनाया, उसे कोई भी दल नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यह विपक्ष भी मानते हैं कि लालू का जनता से, खासकर ग्रामीण इलाकों में कनेक्ट करने की काबिलियत उन्हें अलग स्थान देती है। आरजेडी के MY समीकरण में अन्य राजनीतिक दलों ने सेंध लगा दी है। यह बदले में दलित, मुस्लिम और दलित आदि जैसे कई वोट बैंक भी बन गए हैं। लेकिन आज भी लालू की अपने वोट बैंक पर पकड़ को नजरअंदाज करना मुश्किल है। ऐसे में लालू अपने विरोध के कारण भी चर्चा में रहते रहे हैं। दोस्तों, अब जनता का ध्यान दिल्ली की सीमाओं पर किसान विरोध से हट गया है, लेकिन किसानों की तरफ से हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा और जसपा के खिलाफ प्रतिक्रिया में कोई भी कमी नहीं आई है, जिसके कारण भाजपा के नेताओं को हरियाणा दौरा रद्द करना पड़ रहा है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने के लिए मजबूर किया गया है और हरियाणा के सत्ताधारी नेता सार्वजनिक रूप से माफी मांग रहे हैं। आपको बता दें कि किसान नेताओं पर यह FIR हिंसा करने के मामले में दर्ज की गई है, लेकिन किसी भी बड़े किसान नेता को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि किसान नेता थानों के बाहर रैलियां और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेताओं द्वारा पुलिस थानों का घेराव करके गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने की धमकी दी जा रही है, जिसकी वजह से गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों को जमानत पर रिहा करना पड़ा है। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बुधवार को भाजपा पर भरोसा जताया। भाजपा का दामन थामने के बाद उन्होंने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से खास बातचीत की है। अखबार को दिए गए इंटरव्यू में जितिन ने वे सब कारण बताए जिस वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया। भाजपा का दामन थामने के बाद उन्होंने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से खास बातचीत की है। एक सवाल के जवाब में जितिन ने कहा है कि हम राजनीति और पार्टी को जनता और अपने लोगों को आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए चुनने का काम करते हैं। मैं ये काम कांग्रेस में रहकर नहीं कर रहा था। मैं अपने को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा होने का अवसर प्राप्त हुआ है। दोस्तों, लॉकडाउन के काल में अभी खाद्य सामान की कीमत बढ़ी है। शेष रह गई कसर को यास तूफान से भी हुई बारिश ने पूरी कर दी है। हरी सब्जियां अब खाने की थाली से दूर होती जा रही है। सरसों तेल और दाल की कीमत में काफी उछाल हुआ है। महंगाई की चौतरफा मार किचन और गृहणियों पर पड़ी है। इससे गृहणियों की चिंता बढ़ी है। इस बार तिलहन और दलहन की पैदावार अच्छी होने के बावजूद ना तो सरसों तेल की कीमत कम हुई है और न ही दाल की कीमत पर लगाम लग पाई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन ने दुकानों को खोलने का समय अलग अलग निर्धारित किया था। साथ ही प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू भी शहर में लगा दिया था। इसका असर बाजार पर पड़ा है। दलहन तिलहन के बाद एकाएक आलू, प्याज और लहसुन की कीमत में काफी इजाफा हुआ। आलू की कीमत में 5 रुपए बढ़ गई। प्याज बाजार में 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा है। एक माह पहले प्याज की कीमत 16 से 18 रुपए प्रति किलो पर थी। उसी तरीके से सब्जियों की कीमत यास चक्रवात के कारण हुई बारिश से 50% बढ़ गई है। सीमांचल के एक किराना दुकानदार ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण बाहर से माल नहीं आ रहा था। इसके कारण आलू, प्याज और लहसुन की कीमत बढ़ती रही, लेकिन लॉकडाउन में छूट मिलने से आवक बढ़ेगी और कीमत पर असर पड़ेगा।
दोस्तों, बिहार में साल 2016 में गठित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान और ग्राम कचहरी 15 जून के बाद भंग हो जाएगी। इसके बाद भी पंचायत और ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधि पहले की तरह ही काम करेंगे, पर इनका पद नाम बदल जाएगा। यह 16 जून से ये सभी प्रतिनिधि बतौर परामर्शी समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में काम करेंगे। यह पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को बताया है कि कोरोना काल में पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण समय की अवधि पूरी होने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थान और ग्राम कचहरी 15 जून के बाद भंग हो जाएगी। यह उन्होंने कहा कि इसके बाद पंचायत और ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधि पहले की तरह काम करेंगे, पर इनका पद नाम बदल जाएगा। अभी जो इसका पद नाम मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, उप मुखिया, प्रमुख यही नाम है, लेकिन इसका नाम अब बदल जाएगा, यह सब नाम नहीं रहेगा। दोस्तों, क्या बिहार एनडीए का हिस्सा हुए भी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अलग थलग पर गए हैं? क्या मांझी को साइड लाइन कर दिया गया है? यह सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि मांझी की मांगों को इन दिनों बिहार एनडीए में तरजीह नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि जदयू, जो हमेशा मांझी के साथ दिखती थी, वह भी उनकी मांगों पर उनके साथ नहीं है। यह दरअसल बुधवार को मांझी की पार्टी ने बीजेपी के नेताओं पर बिहार सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन करने की मांग की थी। इस मांग के बाद एक और जहां बीजेपी ने कड़े शब्दों में मांझी के खिलाफ प्रतिक्रिया भी दी थी, वहीं जेडीयू ने भी उनकी मांगों को बेवजह बताया है। जहां जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अभी इसका कोई औचित्य नहीं है, हर बात को हमेशा उठाने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, बिहार सरकार के लाखों एकड़ जमीन लापता हो गई है। यह सरकार अपनी जमीन की तलाश में लगी हुई है। बिहार सरकार को जब अपनी योजनाओं को अमल में लाने के लिए जमीन के छोटे टुकड़े की भी किल्लत होने लगी तो जांच शुरू हो गई। यह शुरुआती पड़ताल में 90,000 से ज्यादा लापता सरकारी प्लॉट का पता चला है, लेकिन लाखों प्लॉटों के अभी गायब रहने की ही संभावना है। लिहाजा सरकार ने अपने बंदोबस्त पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है। यह 3 दिनों के भीतर सरकारी जमीन का हिसाब भेजे, वरना सरकार उनका हिसाब कर देगी। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए मानव बल को बढ़ाया जा रहा है। यह सितंबर तक विशेषज्ञ और सामान्य डॉक्टरों सहित 30,000 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली को लेकर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से 3 साल में 28,000 कर्मियों की बहाली की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेकर आगे की तैयारी की जा रही है। बड़ी संख्या में टीका एक्सप्रेस चलाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। अभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 839 टीका एक्सप्रेस चलाई जा रही है। बिहार में कोरोना की संक्रमण दर अब घटकर 0.58% रह गई है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले जिस तरीके से टीएमसी के बड़े नेताओं ने बीजेपी में शामिल होना शुरू किया, उसे देखकर कई लोगों ने कहा है कि ममता बनर्जी की नाव डूबने वाली है, इसीलिए बड़े नेता इससे उतरकर बीजेपी की नाव में सवार हो रहे हैं। लेकिन नतीजों ने ऐसे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। यह ममता बनर्जी ने अपना पिछला रिकॉर्ड भी इस बार तोड़ दिया। इस बीच अब टीएमसी के कई नेताओं की वापसी की बात भी चल रही है, यह जिसमें सबसे बड़ा नाम मुकुल राय का है। यह टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए मुकुल राय का नाम पिछले कई दिनों से सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी से वापसी को लेकर उनकी बातचीत हो रही है, लेकिन इन अटकलों को खुद मुकुल राय ने ही अब तेज कर दिया है। यह कोलकाता में होने वाली बीजेपी के एक अहम बैठक में मुकुल राय शामिल नहीं हुए, यह जिसने बीजेपी की चिंता और बढ़ाने का काम किया है। यह एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष ने कोलकाता में अहम बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में ना तो मुकुल राय पहुंचे और न ही टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी। यह बताया गया है कि शुभेंदु पार्टी के बड़े नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। वह मुकुल राय के नहीं पहुंचने के पीछे पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने को बताया गया है। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ बीजेपी ने चंदे के मामले में भी सभी राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। जहां इलेक्शन कमीशन में जमा रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने साल 2019-20 में सभी राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ते हुए डोनेशन से 750 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं, जबकि देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने चंदे से महज 139 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो कि बीजेपी की तुलना में 5 गुना कम है। यह बीजेपी जहां चंदा से मालामाल हो रही है, वही अन्य पार्टियों के खाते में भी करोड़ों रुपए चंदा आए हैं। यह द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार कांग्रेस को 139 करोड़ का डोनेशन मिला है, वहीं एनसीसी को 59 करोड़ का चंदा मिला है, जबकि टीएमसी को 8 करोड़, सीपीएम को 19 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। सीपीआई को 1 करोड़ 90 लाख रुपए का डोनेशन मिला है।
दोस्तों, अगर आप बिहार के नालंदा शहर में नर्स बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि नालंदा जिला स्वास्थ्य समिति ने नर्स के पदों पर भर्ती को लेकर युवाओं से आवेदन मांगे हैं। यह इच्छुक उम्मीदवार नोटिस को पढ़ें और फिर दिए गए निर्देशों का पालन करें। भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक नर्स के पदों पर उम्मीदवारों का चयन सीधे इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान नर्स के 120 पद भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और नौकरी करने का सपना पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि नर्स बनने के लिए आपके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से GNM ANM होनी चाहिए, तभी आप आवेदन करने के पात्र होंगे। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को भी पढ़ लें। दोस्तों, भीषण गर्मी झेल रहे देश के कुछ हिस्सों के लिए राहत की खबर है। यह मौसम ने अब करवट ले ली है और राज्य को जल्द ही गर्मी से निजात मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बताया है कि देश के कई राज्यों में मानसून समय से पहले दस्तक देने जा रहा है। केरल और महाराष्ट्र में तो मानसून पहले ही दस्तक दे चुका है, लेकिन अब अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात के कुछ हिस्सों में भी इसकी दस्तक होने जा रही है। मानसून ने अब अरब सागर के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लिया है। ये कोकण से लेकर मुंबई और महाराष्ट्र के भीतर हिस्सों में पहुंच चुका है। इसके अलावा दक्षिण गुजरात, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी के ज्यादातर हिस्सों को मानसून कवर कर चुका है। दोस्तों, बिहार में अनलॉक की घोषणा होने के साथ ही बिहार सरकार के मंत्री भी अनलॉक हो गए हैं। यह सरकार ने उनके बाहर निकलने पर लगी रोक हटा दी है। नए आदेश के बाद अब वे अपने क्षेत्र का भी भ्रमण कर सकेंगे। यह कैबिनेट विभाग ने उन्हें अनलॉक करने का निर्णय जारी कर दिया है। सरकार ने पिछले दिनों कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन को देखते हुए उनके बाहर निकलने पर रोक लगा दी थी। जहां बिहार सरकार की तरफ से 23 मई को निकाले गए अपने आदेश में उन्हें अपने क्षेत्र में जाने भ्रमण से रोकने की बात कही गई थी, जबकि 24 मई को निकाले गए दूसरे पत्र में उनके किसी भी क्षेत्र में जाने पर पाबंदी लगा दी थी। यह पाबंदी इसलिए लगानी पड़ी थी क्योंकि सरकार को यह जानकारी मिल रही थी कि सभी मंत्री अपने क्षेत्र में न सिर्फ नियमित भ्रमण कर रहे हैं, बल्कि सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत भी कर रहे हैं, यह जिन पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था। अब बिहार में कोरोना का असर कम हो गया है। जी हां, बिहार में लॉकडाउन में भी सरकार ने छूट प्रदान कर दी है। ऐसे में अब मंत्रियों को भी लॉकडाउन की पाबंदी से राहत मिल गई है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पेट्रोल पंप पर आपको 6 खास सुविधाएं मिलती है, जिनके लिए आपको एक भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं। जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो फिर आप डीजल या फिर पेट्रोल भरवाकर वापस आ जाते हैं। भले ही पेट्रोल पंप पर मिलने वाली पेट्रोल डीजल काफी महंगे होते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप पर कई सुविधाएं फ्री में मिलती है। ऐसे में आप पेट्रोल पंप पर जाकर कुछ सुविधाओं को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो आपको पेट्रोल पंप पर फ्री में मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुफ्त में आपको हवा मिलती है। जहां आप देखते होंगे कि पेट्रोल पंप पर हवा भरने की मशीन लगी होती है। यह मशीन उसी मुफ्त सुविधाओं का एक अंग है। जहां पेट्रोल पंप मालिक को यह मशीन लगानी ही होती है ताकि तेल भराने आए लोग गाड़ी में चाहे तो हवा भर लें। जहां इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होता है। पंप मालिक की तरफ से इस काम के लिए एक व्यक्ति को भी रखा जाता है। जहां आप फ्री में हवा भर सकते हैं और पंप की तरफ से इसके लिए पैसे भी नहीं मांगे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं पेयजल की सुविधा। तो पेट्रोल पंप पर स्वच्छ पेयजल यानी कि पीने के पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य है। तेल खरीदने पहुंचे लोग पेयजल सुविधा की मांग कर सकते हैं और यह सुविधा पंप की तरफ से फ्री में देनी होती है। इसके लिए पंप मालिक RO या फिर प्यूरिफायर लगाते हैं। कुछ पंपों पर फ्रीजर की भी व्यवस्था होती है जहां लोग ठंडा पानी पी सकते हैं। यह फ्री सुविधा का यह भी एक हिस्सा है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं शौचालय। तो पेट्रोल पंप पर शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। यह सुविधा कस्टमर्स को फ्री में दी जाती है। पंप मालिक को इसका खासा ख्याल रखना होता है कि शौचालय साफ और फंक्शनल हो। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो फिर कस्टमर इसकी शिकायत कर सकते हैं और पंप मालिक को इसका जवाब देना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं फोन। अगर आपको इमरजेंसी में कहीं फोन करना होता है तो फिर इसके लिए पेट्रोल पंप पर फ्री में सुविधा दी जाती है। यानी कि पेट्रोल पंप खोलने के साथ ही वहां टेलीफोन का एक नंबर भी शुरू करना होता है ताकि पेट्रोल भराने आए कस्टमर उसका इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद बात करते हैं 5वां नंबर पर प्राथमिक उपचार किट। इसे फर्स्ट एड बॉक्स भी कहते हैं, जिसमें प्राथमिक उपचार की कुछ दवाएं या फिर उपकरण शामिल होते हैं। हर पेट्रोल पंप पर यह सुविधा फ्री में देनी होती है। जहां अचानक कुछ घटना हो जाए तो फिर व्यक्ति नजदीकी अस्पताल में जाने से पहले इस बॉक्स की दवाओं का इस्तेमाल कर सकता है।
अंत में 6 नंबर पर बात करते हैं क्वालिटी चेक। आपको पेट्रोल पंप पर यह अधिकार भी मिलता है कि आपको मिलने वाली पेट्रोल की जांच करवा सकते हैं। इसमें आप क्वालिटी के साथ क्वांटिटी की भी जांच करवा सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोल पंप पर और भी कई सुविधा दी जाती है और कई सुविधाएं जिन्हें बनाए रखना होता है, जैसे कि आग बुझाने के लिए अग्निमिशन उपकरण जिसमें रेत भरी बाल्टी या फिर फायर सेफ्टी स्प्रे शामिल है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। यह चुनावी उठापटक के बीच नीतीश सरकार के मंत्री और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के एक बयान की अब खूब चर्चा हो रही है। जी हां, वीआईपी के मुकेश सहनी ने कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। यह बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा है कि हम चाहेंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में पार्टी का विस्तार करें। 150 से अधिक सीटों पर निषाद एक निर्णायक वोटर है, लेकिन हमारी नजर पूरे यूपी पर है। दोस्तों, पटना में आम और लीची के भाव में कमी के कारण अब आम मीठी और लीची सरस लगने लगी है। जी हां, राजधानी पटना में आम का भाव फिलहाल मामूली घट बढ़ के बीच लगभग स्थिर बना हुआ है। यह थोक मंडी में 40 से 50 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। लीची का भी यही भाव चल रहा है। हालांकि एक माह के दौरान कीमतों में 50% की कमी आई है। यह उत्तर प्रदेश से आम की आवक शुरू होने के बाद इसकी कीमत में और गिरावट आने की उम्मीद है। यह मई के प्रथम सप्ताह में मालदा आम का भाव 80 से 100 रुपए किलो था। अब थोक मंडी बाजार समिति में यह 40 से 50 रुपए किलो हो गया है। यही भाव सीमांचल और मिथिलांचल में भी है। सीमांचल और मिथिलांचल में मालदा आम का भाव 40 रुपए से 50 रुपए किलो के बीच है। एक बाजार व्यापारी ने बताया है कि आम की आमद अच्छी है, करीब 200 टन आम प्रतिदिन आ रहा है। लीची की आमद 30 टन रही है। अच्छी लीची दूसरे प्रदेशों में जा रही है, निर्यात भी हो रहा है, इस कारण यहां आमद कम है। उन्होंने बताया कि लीची का भाव भी नीचे आया है और 19 मई को लीची का थोक मंडी में भी भाव 70 से 80 रुपए किलो था, जो अब 40 रुपए किलो पर आ गया है। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की करीबी माने जाने वाले जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बुधवार को भाजपा पर भरोसा जताया है। ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा में शामिल होने से पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। यह समाजवादी पार्टी के साथ उनकी बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने भाजपा का दामन थामकर अपनी राजनीतिक पारी को बढ़ाने का फैसला किया है। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस की पंजाब और राजस्थान इकाई में कलह के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का भाजपा में जाना मुख्य विपक्षी पार्टियों के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका है, क्योंकि कुछ महीने बाद ही यहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जितिन प्रसाद का जाना झटका नहीं है, बल्कि यह अवसरवादी राजनीति है जिसे जनता बखूबी समझती है। यह पिछले दिनों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रहे प्रसाद को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के एक युवा ब्राह्मण नेता के तौर पर लोग देख रहे थे। यह प्रसाद के कांग्रेस को छोड़ने से एक बार फिर से कांग्रेस में कई युवा नेताओं की नाराजगी और पाला बदलने की अटकलों को हवा मिल गई है। यह सचिन पायलट और मिलिंद देवरास ऐसे नेताओं में शामिल है जिनकी नाराजगी की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। दोस्तों, बिहार में निवेश की बात आगे बढ़ रही है। यह निवेशकों ने सिर्फ उद्योग लगाने को प्रस्ताव नहीं दिए, बल्कि बात उससे भी आगे बढ़ी है। कईयों ने अपनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। यह इतना ही नहीं, कई बड़े निवेशकों को तो प्रोजेक्ट लगाने को बियाडा ने जमीन भी आवंटित कर दी है। इसमें जिंदल, माइक्रोमैक्स सहित कई बड़े निवेशक शामिल है। ये सारे निवेश इथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापना से संबंधित है। यह बियाडा की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी की बीते शनिवार को हुई बैठक में जमीन आवंटित के 8 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा की अगुवाई में हुई बैठक में 8 में से 6 जमीन संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है, जबकि 2 प्रस्ताव को इसलिए अगली बैठक में रखे जाने का फैसला हुआ क्योंकि वो आवंटित किए जा रहे भूखंड से सहमत नहीं थे। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि 1954 से 2005 तक बिहार में कुल 3 इंजीनियरिंग कॉलेज और 13 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान थे। इनमें छात्रों की प्रवेश क्षमता क्रमशः 800 और 3840 थी। देश के पुराने इंजीनियरिंग कॉलेजों में एक पटना का बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को केंद्र में रहते हुए 2004 में NIT में परिवर्तित कराया है। यह पिछले 15 साल में राज्य में यानी कि बिहार में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज और 31 पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना की गई है।
दोस्तों, कोरोना की मार के बीच पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ दूसरे जगहों के किसान राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के नाम पर डटे हुए हैं। जहां किसान अपनी पुरानी मांगों पर अड़े हैं कि उनकी हालात सुधारने के इरादे से बनाए गए तीनों कृषि कानून सिरे से रद्द किए जाए, तभी वे घर लौटेंगे। सत्ता पक्ष का आरोप है कि किसान विपक्ष के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। मोदी सरकार जब देश भर के किसानों की भलाई में जुटी हुई है, तब किसान स्वार्थ की राजनीति के शिकार हो रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के इस आरोप को हवा राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता के इस बयान से मिलती है कि किसान आंदोलन या तो 2022 में या फिर जुलाई 2024 में खत्म हो जाएगा। असल में जनवरी फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश में और मई 2024 लोकसभा चुनाव होने हैं। राकेश टिकैत के बयान से साफ है कि वे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को डगमगाना चाहते हैं और जाहिर है कि बाद में वे मोदी सरकार को हारवाना चाहते हैं। यह दिलचस्प यह है कि 2022 में पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन आंदोलनकारी किसान उसका जिक्र नहीं करते। दोस्तों, कोरोना के बाद महामारी बनी ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीज अब चिंता बढ़ा रहे हैं। जहां देश के 28 राज्यों में ब्लैक फंगस के मरीज मिल चुके हैं। कुछ दिन पहले तक 26 राज्यों में 19,000 के करीब मामले सामने आए थे, लेकिन सोमवार को मंत्री समूह की उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों ने बताया है कि 28 राज्यों में अब तक 28,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दोस्तों, इजराइल में 1000 साल पुराने मुर्गी का अंडा मिला है। यह बताया जाता है कि यह दुनिया के सबसे पुराने अंडों में से एक है। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि अंडा सफाई करने के दौरान टूट गया। यह बताया जा रहा है कि यह अंडा 10वीं शताब्दी का है और मध्य इजराइल के यावने शहर में खुदाई के दौरान इसे पाया गया था। यावने शहर में इन दिनों शहरी विकास के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिस खुदाई में यह अंडा मिला है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।